हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, कोयला क्या है जी? आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या यानी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या देखिए, आंसर क्या लिखिएगा आप लोग। कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। क्या बनते हैं? कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी है। इनमें क्या क्या है जो बताइए। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी है। जब इसे जलाया जाता है तो CO2, H2O, NO2 तथा SO2, SO3 आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है। क्या क्या मतलब कौन कौन सी गैस, मतलब इसको जलाया जब जाता है तो उसमें कौन कौन गैस मतलब उसे मिलता है। तो बताइए, CO2 मिलता है, H2O मिलता है, NO2 मिलता है, SO2 मिलता है, SO3 मिलता है आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है। ठीक है, तो देखिएगा अगला नंबर है यही का। अगर यानी अगर सीमित वायु का उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस भी बनती है। क्या यानी इसका सीमित वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलता है? CO2 गैस भी बनती है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी CO2 गैस जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। और CO गैस यानी विषैली है। CO गैस जो है ना वो विषैली है। अगर इनकी संपूर्ण मात्रा के कार्बन जलाने पर क्या होते हैं, CO2 में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक जो है ना अत्यधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक ऊष्मन होने की संभावना है। जिसमें वैश्विक ऊष्मन होने की क्या है? संभावना है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि स्वर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल तथा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो बताइए, स्वर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है। ठीक है, फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना, जैसे में ध्यान दीजिएगा, खाना हो गया बनाने में सुविधा हो जाती है। खाना बनाने में क्या होती है? सुविधा हो जाती है, यानी आसान हो जाती है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 3 नंबर कि प्राकृतिक गैस तथा CNG क्या है। प्राकृतिक गैस कहे या CNG क्या है तो बताइएगा, आपको कुछ घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखिए, उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। CNG किसे कहा जाता है बताइए, या प्राकृतिक गैस। तो बताइए, और समझ गए ना, उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैसों को द्रव रूप में संग्रहित यानी किया जाता है तो उसे CNG कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और CNG का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या क्या मतलब CNG का उपयोग जो है ना वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। समझ गए? आइए अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे क्या कह रहा है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है जी? तो बताइए, जो पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे आवासव्य परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं, विघटित होकर विशाल मात्रा में
मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। विशाल मात्रा में क्या है गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक ग्रीन हाउस कहते हैं। समझ गए ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सौर यानी पैनलों के दो उपयोगों को लिखे। ठीक है, तो सौर पैनलों के उपयोग निम्नलिखित है। तो एक में जो है सौर पैनल में कोई गतिशील यानी ऊर्जा नहीं है, अतः इसका रखाव सस्ता होता है। इसका जो है ना सौर पैनल में कई गतिशील यानी ऊर्जा नहीं है, अतः इसका रखाव जो है ना बहुत सस्ता है। ठीक है, आइए इसी का दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इन्हें सुदूर तथा यानी आगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना जी? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बायोगैस क्या है और इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इसके दो उपयोग बतावे। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा और तब आपको जवाब देना है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। ठीक है, समझ गए ना? बायोगैस किसे कहते हैं? बायोमास से यानी उत्पन्न ज्वलनशील गैस को ही बायोमास कहते हैं, यानी कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, बायोगैस में जो है ना कितना ये मीथेन पाया जाता है? 75% जो है मीथेन गैस पाया जाता है, यानी इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग देखिएगा, इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी यानी अधिक होती है। इस गैस से जो ऊर्जा निकलती है ना जी, तो काफ़ी क्या होते हैं? अधिक होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा होते हैं। साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है, साथ ही क्या होता है? प्रदूषण भी मुक्त होता है। ठीक है, आइए इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है। इस गैस का प्रकाश उत्पन्न में मतलब पैदा करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लकड़ी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है। किसका? लकड़ी जो है ना मुख्यतः कौन सी गैस का मतलब कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, जिनके अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। क्या होते हैं? जिसके मतलब हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के ज्वलन में असहायक तो होते हैं, किंतु स्वयं जलते नहीं हैं। अतः ऐसे ईंधन कच्ची लकड़ी जलते तो हैं, लेकिन उनका ऊष्मीय मान जो है ना हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है। ठीक है, इससे कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है। इससे कच्ची लकड़ी को जलना क्या हो जाता है? कठिन। ठीक है, आइए ध्यान देंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस किसे कहते हैं या बायोमास क्या है? बायोगैस यानी बायोगैस किसे कहते हैं या बायोमास क्या है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि बायोगैस यानी विविध का पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस जो है ना बनते हैं। इसका प्रचलित जो है नाम यानी गोबर गैस, यानी गोबर गैस आप लोग बारे होंगे। बायोमास पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ यानी वर्तमान रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन के एक स्रोत है। बायोमास जो है ना एक ईंधन का क्या है? एक स्रोत है।
चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। नाभिकीय ऊर्जा का जो प्राप्ति कैसे होती है बताइएगा। तो यूरेनियम भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूरॉन से यानी बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है। यह क्या होते हैं, हल्के नाभिकों में क्या हो जाते हैं, टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। विशाल मात्रा में क्या होती है, ये टूटने के बाद जो नाभिक जो होते हैं ना, ये विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती हैं। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग इससे अच्छा तरीका से। आइए तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका उदाहरण सहित लिखें। ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्मीय ईंधन की श्रेणी में आते हैं। ये सारे जो है ना जीवाश्मीय ईंधन की क्या आते हैं, श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। यह ईंधन जो है करोड़ों साल बाद भी बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना यानी कठिन है। अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ये सारे जो है ना, समझ गए ना। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को बीच। ठीक है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। ठीक है, तो बहती जलधारा, बहता पवन, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। आइए देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे जो है ना ये स्रोत है ऊर्जा का। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के यानी गर्भ में चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है। जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है। जिसे पाइप द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और उच्च दाब पर की यानी भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। यानी तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, उसे ही हम कहते हैं। समझ गए ना। आइए तो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि सरलता से सुलभ हो सके, भंडार एवं परिवहन में आसान हो और वह सस्ता भी हो। ठीक है, बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्योंकि अथवा क्यों नहीं। तो कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर सेल को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि यह अत्यधिक मात्रा में यानी अवरक्त यानी विकिरणों को प्राप्त करती है। ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच
ज़रूर मिले, ताकि आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, इससे फिर मिले।